मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है और ये वो सेगमेंट है जहां पर बाजार के जाने माने दिग्गजों के साथ हम जुड़ते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार की तस्वीर कैसी नजर आ रही है और आपके लिए लंबी अवधि के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसी कड़ी में बाजार की जानी मानी एक्सपर्ट देवीना मेहरा जी आज हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवीना जी, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। और सबसे पहले तो फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू एंड योर फैमिली and thank you so much for giving your time to ET Now Swadesh. Mansi Dave this side. Yes, festive greetings के साथ साथ festive mood की अगर बात करें, बढ़िया रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है इस वक्त। कंजम्पशन ऑलमोस्ट इवन बिफोर फेस्टिव सीजन चल पड़े हैं बिकॉज मौजूदा सरकार की तरफ से जो GST रेट रैशनलाइजेशन का बूस्ट मिला वो काफ़ी काबिले तारीफ था। देवीना जी, कैसे देख रही हैं डोमेस्टिक मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप? गुड मॉर्निंग और फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको भी और आपके दर्शकों को भी। तो कंजम्पशन तो ऐसी चीज है जिसके बारे में मेरे ख्याल जब पिछली बार भी आपके वहां आए थे, GST से पहले भी मेरा अपना ये मानना था कि कंजम्पशन बेहतर करेगा। और उसका कारण एक तो मैक्रो इंडिकेटर्स थे कि इन्फ्लेशन कम हो गई, कई खाद्य पदार्थों का तो दाम गिरा भी है जो जो शायद ही कभी होता है। कच्चे तेल को देखें तो वहां भी भाव पिछले 1-2 साल के बनस्पत नीचे है। तो वो सब चीजें एक, और GDP ग्रोथ भी ठीक रहा है। ऑफ कोर्स नॉमिनल ग्रोथ उतना नहीं रहा, लेकिन फिर भी तो ओवरऑल वो सारी चीजें भी पॉजिटिव थी। तो जैसे FMCG है, उसमें हमारे PMS ने तो अब लगभग 8-9 महीने से हम ओवरवेट हैं, क्योंकि अब उसमें काफी कंपनियां निकल के आ रही थी हमारे सिस्टम से। तो ये तो GST से पहले की बात है। GST से ऑफ कोर्स एक और बेहतरी मिलेगी। ये जरूर है कि GST का जो इस तिमाही में कुछ हद तक कंफ्यूजन रहा कि कब होगा क्या होगा, उसमें मेरा पहले ये मानना था कि इस तिमाही मतलब जुलाई से सितंबर वाली तिमाही के ही नतीजे पहले से काफी बेहतर होंगे। लेकिन अब हो सकता है कि उसमें से कुछ आपको असर अगली तिमाही में नजर आए, पर वो तो शॉर्ट टर्म बात है। असल में तो फायदा है उपभोक्ताओं का भी और बाजार का भी। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग देवीना मैम, शरद हियर। एक बार IT स्पेस में लेके जो थोड़ी अनसर्टनिटी ज़रूर आ रही है, खास करके H1B वीज़ाज़ के जो इश्यूज़ है वो हमें थोड़े दिन पहले देखने मिले हैं। और IT एज अ स्पेस जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं कि क्या क्लाइंट बजट्स जो है हमें देखने मिलेंगे, और अगर हाँ तो क्या AI पे इम्पैक्ट आएगा या हमारे हायरिंग पे इशू होगा। तो 5-6 मूविंग फैक्टर्स आ रहे हैं और IT एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में खड़ा है। देवेना मैम, आप किस तरह देख रहे हैं IT स्पेस को अभी? सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड, जो भी आपका व्यू आता है ज़रा बताएं। IT में हमारा प्रोडक्ट्स पे तो बहुत कुछ है नहीं। ये मेरे लिए एक तरह से दुख की बात रही है, अभी से नहीं पिछले 20 सालों से, कि इतना कैश होते हुए भी कंपनियां वो उसी पर रही। IT सर्विसेज एक तरह से उसी में उसके आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। इतनी नई चीजें आई जहां आप एक तरह से घुस सकते थे। तो इन्फोसिस ने तो OpenAI में निवेश भी किया और फिर उससे निकल भी गए, क्योंकि वो उनको ये स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आई। वो CEO ही चले गए। पर वो एक अलग चीज है, हायरिंग भी एक अलग चीज है। देखिए, हायरिंग से देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत असर पड़ सकता है। कि पिछले 25 सालों में जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का, नौकरी का जरिया रहा है वो IT, और उसके कारण आसपास बहुत कुछ होता है। मतलब कहीं IT हब बनता है तो उसके साथ फूड डिलीवरी भी शुरू हो जाती है, सिक्योरिटी गार्ड से लेके ड्राइवर सबको नौकरियां मिलती हैं। तो वो चीज तो जरूर कम होगी AI के कारण। लेकिन ये कंपनियों ने बहुत सारे डिसरप्शन देखे हैं। Y2K देखा है, वो डिजिटलाइजेशन देखा है, क्लाउड, बहुत चीजें, और उन्होंने अपना वो, और अब AI, तो वो उसमें अडाप्ट कर पाएंगे, उसमें मुझे बहुत ज्यादा शक नहीं है कि वो कर पाएंगी। अब ये H1B की जो बात है, बहुत सीधे सीधे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता नहीं। मैं तो H1B ये जरूर है कि 70-75% H1B जो है वो भारतीय लोगों को जाते हैं, लेकिन वो भारतीय कंपनियों को नहीं जाते हैं। जो आप ऊपर की 10 कंपनियां देखें जो H1B वीजा यूज करती हैं, उसमें खाली एक ही भारतीय कंपनी है, TCS। बाकी सब ये Amazon, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब हैं। वो हमारे लिए थोड़ा फायदे की चीज है, क्योंकि वो सब कंपनियों का लॉबी
ज्यादा है अमेरिका में बनस्पत इंडियन कंपनीज के, तो वो भारतीयों के लिए एक तरह से मैं बोलूँ तो थोड़ा आशा की किरण है कि वो कंपनियां इस तरह का बहुत ड्रास्टिक नहीं होने देंगी। एलन मस्क खुद H1B पर आए थे अमेरिका तो ये एक अलग चीज है। तो मेरे को लगता नहीं कि उससे उनका कोई बहुत मॉडल डिसरप्ट होगा। और जहां तक भाव की बात है, मुझे तो लगता है कि अभी समवेयर बॉटम रेंज मनी में ही हैं ये कंपनियां। हमारा लगभग अपने पीएमएस में मार्केट वेट के आसपास है, कोई बहुत ओवरवेट भी नहीं है, बहुत अंडरवेट भी नहीं है। देवीना जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक आपने आईटी सेक्टर पर बताया एंड इंसाइटफुल एज वेल। लेकिन आईटी एंड कंजम्पशन के अलावा देवीना मैम, इस वक्त कौन से सेक्टर्स होने चाहिए फोकस रेडार पे? ऑफ कोर्स फ्लेवर इस वक्त कंजम्पशन ही है यहाँ से एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, लेकिन आपके प्रेफर्ड सेक्टर्स की लिस्ट में और क्या कुछ है? देखिए, अभी भी हम लोग ऑटो का, थोड़े ऑटो कंपनीज भी हैं, पर ऑटो कंपोनेंट्स में ओवरवेट है। फार्मा हेल्थ केयर में अभी भी ओवरवेट है। और बैंकिंग में ओवरवेट नहीं है, लेकिन बैंकिंग में थोड़ा वेट बढ़ाया है पिछली कुछ तिमाही में। जस्ट एक तरह से समझिए तो बैंक्स इतने समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा बदला है इस वर्ष। तो उसके पहले के 5 वर्ष आप देखें, 20, 21, 22, 23, 24, उसमें खाली एक 2022 को छोड़ दें तो बाकी चारों साल बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया। तो वो थोड़ा सा बदला है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स में बदलाव हुआ है, लेकिन वो बहुत लंबा समय था अंडर परफॉर्मेंस का। तो ये फिलहाल यहाँ पर हम लोग ओवरवेट होंगे। ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा हेल्थ केयर, एफएमसीजी। बैंकिंग में ओवरवेट नहीं है, लेकिन जितना हम लोग यूजुअली अंडरवेट होते हैं उतना अंडरवेट नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो वेटेजेस पे जो है मैम ने बताया। देवीना मैम, कौन से सेक्टर्स अवॉइड करने चाहिए जहाँ पे ऑफ कोर्स देखा जाए बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, बट फिर भी जो है उन सेक्टर्स का अवॉइड करें? ओवर हीटेड भी हो सकते हैं या खराब परफॉर्मेंसेस भी देखने मिल रहे हैं, तो ये कौन से सेक्टर्स रहेंगे? देखिए, हम लोग हाई रिस्क में जनरली जाते नहीं है। जैसे रियलिटी है, उसमें एनर्जी में भी हमारा कोई बहुत विशेष निवेश नहीं है। तो हमारा पहला ये जो गोल रहता है, वो ये रहता है कि रिस्क को कम से कम रखें। तो ये चीज को थोड़ा सा सोच समझ कर ही जाना चाहिए। और आप वैसे भी देखें तो ये जो पिछले साल से इस साल तक के जो बाजार का मूव हुआ है, इंडेक्स में आपको दिखता है कि 5 से 7-8% का मूव, डिपेंडिंग ऑन इवन स्मॉल कैप इंडेक्स तक भी आप जाएं। लेकिन जो मीडियम स्टॉक है, जो बीच में स्टॉक है, वो तो 20-25% कम से कम गिरा है। और ऐसे लगभग 25-30% स्टॉक हैं जो 30-35% से ज्यादा गिरे हैं। और ये अभी संख्या कम हुई है, मतलब पिछले महीने तक तो 20-25% स्टॉक ऐसे थे जो 50% से ज्यादा गिरे थे। तो अब थोड़ा मार्केट का ब्रेथ इंप्रूव हो रहा है, तो थोड़े स्टॉक उसमें आए। इसी के कारण हो सकता है कि आपके दर्शकों को ज्यादा दुख दर्द झेलना पड़ रहा है जो इंडेक्स में नहीं कैप्चर हो रहा है। ऑलराइट, एब्सोल्युटली देवीना जी। अगेन आपके थ्योरीज जो हैं वो काफ़ी इंसाइटफुल होते हैं एंड इन दिस लाइट ऑफ द सेम, व्हाट डज मेरिट मीन? और साथ साथ पिछले कुछ दिनों पहले आप अपने ट्रैवल प्लान्स भी डिस्कस कर रही थी, हमारे व्यूवर्स को भी बताएं। मेरिट का तो देखिए, मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ जो आपकी जिंदगी में होता है वो उससे निर्धारित होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता कौन थे, उनकी क्या सरकमस्टांसेस थी, उनकी कितनी शिक्षा थी। तो हम लोग जो मेरिट मेरिट बोलते हैं, हम इस चीज को भूल जाते हैं कि सबका जो जो कहते हैं ना, रेस में सब एक ही जगह से नहीं उन्होंने शुरू किया। तो अब जैसे मैं अपने को देखूं, मैं कहूं कि मेरिट ही सब कुछ है। अब मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर थे, घर में किताबें ही किताबें थी। अब मैं कहूं कि जस्ट बिकॉज मैं सेम ही एग्जाम दे रही हूं तो इसलिए हर एक सेम लेवल पे compete कर रहा है, नहीं। जिसके माता पिता शिक्षित नहीं थे, जिनके घर में पढ़ने को एक चिथड़ा भी नहीं होता था, और ऐसे बहुत घर हैं भारत में, तो जिनका आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उनके लिए वो मेरिट नहीं है कि वो उनके उतने नंबर नहीं आए जितने मेरे आए। तो ये चीज को ओवर टाइम आपको देखना पड़ेगा कि सबके पास इक्वल
अपॉर्चुनिटी नहीं है, मौके नहीं है, सब उसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं। और स्कूल कॉलेज में पढ़ भी ले, अगर आप मतलब आप ऐसे वर्क से आए हैं और आपको कुछ स्पेशल केस में अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल भी जाए, फिर भी वो इक्वल नहीं है, क्योंकि आपके घर का माहौल वो नहीं है, आपको उस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, आपको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ये सब चीजें एक्चुअली जिसके पास प्रिविलेज होता है जिस भी चीज का, चाहे वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी का हो या या मैं कहूँ कि आदमी लोगों के पास जो प्रिविलेज होता है उनको नहीं समझ आता कि औरतों को क्या झेलना पड़ता है। तो जिसके पास भी प्रिविलेज होता है वो ये मानना नहीं चाहता कि मैं प्रिविलेज के कारण भी मेरी ये जर्नी रही है। वो आपको, अगर आप सच में अंदर झांकेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी चीजें आपको इस कारण से मिली हैं, क्योंकि आपके पास एक सर्टेन प्रिविलेज था। बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कोर्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, लेकिन मैम आपके ट्वीट्स को मैं पढ़ रहा था और खास करके आईफोन 17 को लेके जो है आपने बिहेवियरली बहुत एक अच्छी बात बताई कि बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो भारत की एक कंजम्पशन स्टोरी भी है, और एक चीज़ और होता है कि कंजम्पशन में हम एक दूसरे के साथ जो, अगर मेरे फ्रेंड्स हैं और हमारी भी इकोनॉमिक स्थिति सेम है तो चाहेंगे कि उसी में जो है ढल जाएं, उसी मोमेंटम में। तो ज़रा मैम बताइए, आईफोन 17, गुची बैग्स, ये सारे चीज़ की जो है कंस्पिशियस कंजम्पशन होती है और भारत में भी अब मूव आ रहा है, एक टाइप से एक नया इंडिया वन देखने मिल रहा है, किस तरह आप व्यू कर रही है? देखिए, मेरा जो सलाह रहती है, लोग बोलते हैं कि क्या सबका सब पैसा निवेश में लगा दें और खर्चा बिल्कुल नहीं करें। मैं जो सलाह देती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप खुद से पूछिए कि क्या चीज आपको सच में संतोष देती है, सुख देती है, उस पर खर्च करें। जैसे मैं अगर अपना पहले का भी देखूं, 30 साल 35 साल पहले भी, तो और बल्कि स्कूल में भी अगर कभी ये निबंध लिखना होता था कि अगर मैं लॉटरी जीत गई तो क्या करूंगी, तो मेरे लिए दो ही चीज होती थी कि जितनी मर्जी किताबें खरीदनी हो वो खरीद सकूं, और जितना ट्रैवल करना हो उतना कर सकूं। तो वो मेरी जिंदगी भर वही रहा। मतलब मुझे ट्रैवल पे खर्च करते हुए नहीं कभी मैंने उसके बारे में सोचा कि नहीं खर्च करूं। लेकिन अगर कोई कपड़ा या बैग या ज्वेलरी, उसमें मेरा असल में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो खरीदना हो तो आदमी सोचता है कि हाँ, इतना खर्चा करने की जरूरत है, ये उतना वर्थ इट है। वर्थ इट की बात पे मैं आपको बताऊं, मेरे एक मित्र हैं जो काफी सारे जो ग्लोबल बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको उनको एक्सेसरीज सप्लाई करते हैं, तो वो हंसते हुए मुझे बता रहे थे कि ये जो लाखों के बैग बिकते हैं, ना किसी भी बैग का दुनिया में जो लागत है वो $40 से $50 से ऊपर नहीं है, और वही चीज लाखों में बिकती है। वो बता रहे थे कि जो $50 की टी शर्ट आप खरीदते हो, वो बांग्लादेश में $3 से $4 में बनती है, और वही फैक्ट्री $50 का टैग भी लगा के शिप करती है। तो आप खाली वो ब्रांड खरीद रहे हो, ऐसा नहीं कि आपकी मतलब उतना क्वालिटी है, उतना उसका वर्थ है। अगर आप उस तरह से देखें तो वो खाली आप एक तरह से दिखाने के लिए खरीद रहे हो। तो मैं तो अभी तक एंड्रॉयड फोन पर ही हूँ। मेरे से तो जब मुझे तो बहुत आलस लगता है फोन बदलने में। मैंने तो अपनी पूरी किताब ये एंड्रॉयड फोन पर ही डिक्टेट करी। वो गूगल कीबोर्ड का वॉइस टू टेक्स्ट मुझे सूट करता है। मैं तो सारा कुछ उस पर लिखती हूँ, सारा काम ही उस पर करती हूँ, फिर भी वो एंड्रॉयड फोन ही है अभी तक। ये कॉल भी मैं उसी पर कर रही हूँ। नहीं देवीना मैम, आपने जो है ऑफ कोर्स मार्केट पे तो राय दी, लेकिन लाइफ को कैसे देखना है, साइकोलॉजी क्या है, उस पे भी आपने जो है विशेष टिप्पणी की। थैंक यू वेरी मच देवीना मैम, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।